या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। पीएससी मेंस का सिलेबस है प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। प्री में तो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन मेंस में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या चीज़, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है व्याख्या करें, या हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट बताएं, या लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट बताएं, है ना। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसमें आइंस्टाइन तक का क्वेश्चन जाता है। ठीक, तो एकदम बेसिक से मैं बताना शुरू करता हूँ। पहले चीज़ों को हम समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर लिखने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हमको उसको लिखना है ना। देखो, वर्तमान समय में जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, अभी का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग का थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। मैक्सिमम 60-70% या जो भी है मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कोयले को जलाकर हम वहाँ से विद्युत का उत्पादन करते हैं। लेकिन ऐसा कब तक करेंगे, एक वक्त आएगा जब कोयला ख़त्म हो जाएगा, तो हम ऐसे सोर्सेस की तलाश में हैं जो ख़त्म ही ना हो। जैसे पानी से बिजली बनाया जा सकता है, उसी तरीके से लाइट से बिजली का बनाना, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश से विद्युत उत्पन्न करना, सीधी सी बात, सीधे शब्दों में मैं बोलूं तो प्रकाश से विद्युत उत्पन्न करना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में करते क्या चीज़ हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक मेटल में हम लाइट डालते हैं, किसी धातु में प्रकाश डाला जाता है, किसी धातु में जब हम प्रकाश डालेंगे तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि करंट तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और गति करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो इसमें पहला चीज आता है हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, अब अभी तक तो वैसे पीएससी मेंस में ऐसा नहीं पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, समझाइए, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए, यह कितने प्रकार से होता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसको बोलेंगे, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाएगा। और ये कुल मिला के 4 प्रकार का होता है। जैसे हमारे पास कोई भी धातु है, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन को नहीं चलाना। साधारण तौर पर क्या होता है कि जब हम लोग करंट देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धातु के अंदर ही चलते रहता है। वैसा नहीं, धातु की सतह के अंदर इलेक्ट्रॉन को नहीं चलाना है, धातु के अंदर नहीं चलाना है, धातु के बाहर निकालना है। जैसे मान लो ये मेटल है, तो इस मेटल से पहले इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसको फ्लो करवाएंगे, एक ट्यूब में उसको फ्लो करवाएंगे। तो इससे रिलेटेड 3 एक्सपेरिमेंट हुए, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, हॉलबॉक का एक्सपेरिमेंट और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बताऊंगा वो तीनों एक्सपेरिमेंट क्या है। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट, आज हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ठीक है, प्रायोगिक भी नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यदि आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो आप बता देना कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। और ये 4 प्रकार से होता है। पहला ये होता है तापायनिक उत्सर्जन, इसको हम लोग बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। अब ये तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है, तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया में धातु की सतह को बहुत गर्म करते हैं। तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया में बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है। तो हाई टेम्परेचर देने से क्या होगा, तो जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं तो हाई टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगी, और जब इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगी तो फिर वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, मतलब वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। देखो,
यदि धातु के अंदर में इलेक्ट्रॉन है तो उन इलेक्ट्रॉनों को सतह से बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। कुल मिला के ये है, यदि आपने इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेंगे, उस एनर्जी को लेंगे और लेके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं तापानिक उत्सर्जन की प्रक्रिया। तापानिक उत्सर्जन की प्रक्रिया में टेम्परेचर हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा के रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेंगे और बाहर निकलेंगे। इसके लिए होना चाहिए जो धातु है, धातु का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, गलनांक जो होगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसी धातु का उपयोग करेंगे जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि यदि गलनांक कम है और हमने धातु को एनर्जी दिया तो धातु गल सकता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, धातु गल जाएगा। जैसे लोहा है, लोहे को बहुत ज़्यादा पिघलाओगे तो लोहा गल जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा लेकिन वो गल जाएगा। तो हमको ऐसे मेटल का उपयोग करना है जो क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट जिसका बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया है विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। दूसरी प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, अब ये दूसरी प्रक्रिया है। तो विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, मेटल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, मतलब लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देना है। कोई मेटल है और उस मेटल पे बहुत ज़्यादा आपको हाई वोल्टेज देना है, 10,000 वोल्ट दे दिए, 20,000 वोल्ट दे दिए, इतना बहुत ज़्यादा जब आप हाई वोल्टेज दोगे तो इलेक्ट्रॉनों को वहाँ भी एनर्जी मिलेगी। कुल मिला के बात ये है कि यदि ये धातु है ऐसा, यदि ये मेटल है, मान लो ये मेटल है ऐसा, इसमें हम एक बैटरी लगा देंगे और ये बैटरी हाई वोल्टेज की होगी, हाई टेंशन बैटरी होगी, बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगा तो ये धातु की सतह को छोड़ेंगे और धातु की सतह को छोड़ के ये बाहर निकल जाएंगे। ये दूसरी प्रक्रिया है, ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरी प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया है हमारा द्वितीयक उत्सर्जन की प्रक्रिया। जो हमारा तीसरा प्रक्रिया है इसको बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है, द्वितीयक उत्सर्जन की प्रक्रिया में जैसे हमारे पास कोई धातु है तो इस धातु में हम तेज इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करते हैं, बहुत तेज इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेलोसिटी बहुत तेज हो, है ना, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज हो, जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत तेज हो, तो उसको छोड़ा जाता है। अब इससे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ऊर्जा यहाँ के इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, ऐसा यहाँ के इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये एक प्रक्रिया हो गया। जो हमारा चौथा प्रक्रिया है वो है हमारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जो हमारी चौथी प्रक्रिया है, इस चौथी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं। तो जो चौथी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है हमारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में उचित तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति, उचित तरंगदैर्घ्य और उचित आवृत्ति का लाइट देना होता है। किस पे देना पड़ता है, धातु की सतह पर। तो जैसे मान लो ये हमारा धातु है और इस पे हमने लाइट दिया, ठीक। अब जैसे ही हम लाइट देते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव होता है। तो ये हमारी चार प्रक्रिया है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, व्याख्या करें, तो आप बता देना कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। और ये चार प्रकार का होता है। पहला तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया, जिसमें हम पदार्थ में ताप बढ़ाते जाते हैं, ज़्यादा ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी और इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आता है। दूसरी प्रक्रिया है हमारा द्वितीयक उत्सर्जन की प्रक्रिया। द्वितीयक उत्सर्जन की प्रक्रिया में हम इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करते हैं, बहुत तेज इलेक्ट्रॉन। तृतीय प्रक्रिया है हमारा विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया, जिसमें हाई वोल्टेज बैटरी लगाया जाता है। और चौथी जो प्रक्रिया है वो है हमारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो ये जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया है इसी को हमको आगे बढ़ाना है और यहीं से हमारा टॉपिक बनेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब इसमें
जैसे मैंने बताया कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में हम लाइट देते हैं, और लाइट जब देते हैं तो लाइट देंगे तो वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ सबसे बड़ा रोल आता है लाइट का। लाइट, तो लाइट में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है? तो लाइट में होती है ऊर्जा, लाइट में होती है एनर्जी। जैसे आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाओगे, आपको मान लो कोई प्रॉब्लम है या विटामिन डी की कमी है, तो डॉक्टर बोलेगा आप सूर्य प्रकाश लो। सबसे विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। तो डेली सुबह जब भी सूर्य उदित हो तो आप 5 मिनट सूर्य का प्रकाश लीजिए, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि सूर्य के प्रकाश में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए भी और हम जो फिजिक्स में टॉपिक पढ़े उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइट में सबसे बड़ा चीज़ होता है फोटॉन। यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है फोटॉन के बारे में। ये भाई फोटॉन है, PHOTON, इसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन। प्रोटॉन नहीं है ना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रोटॉन है कि फोटॉन है कि क्या है। ये फोटॉन है, फोटॉन, फो, ठीक। प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, ये फोटॉन है, ये अलग चीज़ है, ठीक। प्रोटॉन एक पार्टिकल होता है, जबकि फोटॉन पार्टिकल नहीं होता है। फोटॉन एक कहना चाहिए कि ऊर्जा है, एनर्जी है। लाइट की जो एनर्जी है उसको हम फोटॉन बोलते हैं। अब ये बात आती है कि फोटॉन है क्या चीज़, फोटॉन किसे कहते हैं, फोटॉन के गुणधर्म समझाइए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि फोटॉन किसे कहते हैं, फोटॉन के गुणधर्म समझाइए, फोटॉन के गुणधर्म लिखिए। तो फोटॉन किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, उसको ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में माना जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में चलता है और इन्हीं ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। बात समझ में आई ना? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में चलता है और इन्हीं छोटे छोटे बंडलों को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया फोटॉन। सबसे पहली बात, फोटॉन जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडल में, छोटे छोटे पैकेट्स में चलती है और इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को हम फोटॉन बोलते हैं। तो ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। तो पहला गुणधर्म तो यही होता है कि फोटॉन जो है ऊर्जा का एक रूप है, ये पहला गुणधर्म हो गया। दूसरा गुणधर्म ये है कि इसकी जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी जो स्पीड होती है ये लाइट के जैसी होती है। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो मैंने बता दिया कि पहली प्रॉपर्टी है ये क्या है, हमारा ऊर्जा का एक फॉर्म है, गुणधर्म ये पहला ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा क्या है, इसकी स्पीड इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो स्पीड होती है ये स्पीड हमारी लाइट की स्पीड होती है। तो फोटॉन का मतलब है कि फोटॉन की जो स्पीड होगी, फोटॉन का जो चाल होगा वो प्रकाश की चाल के बराबर होगा। बात आई समझ में? फोटॉन का जो चाल होता है वो फोटॉन का चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक है। तीसरी चीज, इसमें एनर्जी होती है E = hν, या फिर इसकी एनर्जी होती है hc/λ। अब ये क्या चीज़ है, ये एक फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। E = hν या फिर E = hc/λ। अब इसमें क्या क्या है, तो h है हमारा प्लांक नियतांक, h को बोलते हैं हम लोग प्लांक कांस्टेंट। और h का जो वैल्यू होता है, h का वैल्यू होता है 6.634 × 10⁻34। ये h का यूनिट होता है। न्यू को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, या न्यू को बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। इसको बोलते हैं न्यू मतलब नया नहीं है, नया नहीं, इसको न्यू बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जनरली फ्रीक्वेंसी को हम लोग f से भी बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से बताते हैं। c है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये c, जहाँ पर c है वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा है हमारा तरंग धैर्य, लैम्डा को हम लोग बोलते हैं तरंग धैर्य, या लैम्डा को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। h हो गया हमारा प्लांक कांस्टेंट, न्यू हो गया हमारा आवृत्ति, c हो गया हमारा लाइट, प्रकाश का जो स्पीड है, लाइट की स्पीड, और लैम्डा हो गया तरंग धैर्य।
तो फोटोन के पास इतनी एनर्जी रहेगी, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है, चौथा जो गुणधर्म है, चौथा गुणधर्म है इसका स्टैटिक मास 0 होता है, मतलब स्थैतिक द्रव्यमान, इसका स्थैतिक द्रव्यमान 0 हम लोग लेते हैं। और गतिक द्रव्यमान, तो गतिक द्रव्यमान होता है m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन आया है हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन, E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। मतलब यदि फोटोन को हम रेस्ट में मानते हैं तो उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, क्योंकि एक तरीके का एनर्जी का रूप होता है ना, तो एनर्जी का रूप है, इसलिए हम इसका कोई द्रव्यमान नहीं मानते, स्थैतिक द्रव्यमान। लेकिन गतिक द्रव्यमान कितना होगा, m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। ये इसका हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि इसका संवेग P इज इक्वल टू होगा m इंटू सी। मतलब फोटोन जब कहीं पड़ेगा, तो फोटोन जब किसी जगह पे पड़ता है, फोटोन किसी के ऊपर आपतित होता है, तो वह संवेग भी बनाता है, और उसका संवेग कितना होता है, हमारा संवेग P इज इक्वल टू होगा m इंटू सी। इस तरीके से फोटोन का द्रव्यमान भी मैंने बता दिया आपको, फोटोन का संवेग भी मैंने बता दिया, फोटोन के गुणधर्म भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फोटोन किसे कहते हैं, तो आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में चलता है, इन बंडलों को फोटोन कहा जाता है। और ये जो फोटोन है इसके निम्न गुणधर्म हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके 5 गुणधर्म मैंने बता दिए। अभी तक फोटोन के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अभी तक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मायने रखता है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जैसा बताया जा रहा है, जैसे लिखने का तरीका बताया जा रहा है, जिस तरीके से लिखने का तरीका बताया जा रहा है, आप उस तरीके को बिल्कुल फॉलो करते जाएं। ठीक, अब हम लोग आते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, ये प्रश्न है, इसकी व्याख्या करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहेंगे और इसकी व्याख्या करें। अभी मैं एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा कि हर्ट्ज का क्या एक्सपेरिमेंट था, लेनार्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था, हॉलबॉक का क्या एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि यदि आपको मैं बीच में एक्सपेरिमेंट बताऊँगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या एक्सपेरिमेंट था और उसके क्या रिजल्ट निकले। तो इसके बाद में जब मैं आपको वो बाकी के एक्सपेरिमेंट बताऊंगा तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो होता क्या है कि जब हम धातु की सतह पर लाइट देते हैं तो लाइट देने से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, अब देखो इसका प्रायोगिक प्रदर्शन कैसा होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। ये एक ट्यूब है और यहाँ पे ऐसा एक कैथोड और एक एनोड, और कैथोड को माइनस से और एनोड को हम प्लस से जोड़ के रखते हैं। कैथोड को हमने डाल के रखा माइनस से, एनोड को हमको डाल के रखा प्लस से। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैथोड और ये एनोड, या फिर ये माइनस प्लेट या फिर ये प्लस प्लेट, ऐसा भी इसको बोलते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक भी बोलते हैं। कैथोड, कैथोड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो उसको कैथोड माना जाता है ना। कैथोड ट्यूब यदि आपको बोला जाता है कि कैथोड ट्यूब किसे कहते हैं, तो कैथोड ट्यूब मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो वो हमारा कैथोड ट्यूब हो गया। या फिर कैथोड किरणें भी पूछी जाती, कैथोड किरणें मतलब इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो कैथोड किरणें। तो कैथोड का मतलब मान लेना कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अब इसमें हम लाइट देते हैं, ये ऐसा, ये आपने लाइट दिया, अब ये लाइट है, इसका मतलब ये फोटोन है और फोटोन के पास इतनी एनर्जी होगी एच सी अपॉन लेमडा, ई इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा। ठीक, जब भी आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन पूछा जाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक्सपेरिमेंट पूछा जाए, सिंपल यदि पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग का वर्णन करो, किसी का नाम नहीं है, ना हर्ट्ज का नाम है, ना हॉलबॉक का नाम है, ना लेनार्ड का नाम है, सिंपल से क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग का वर्णन करो।
तो प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रयोग ऐसा है, ये हमारा एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमने कैथोड और एनोड लगा के रखा है। कैथोड को हमने बैटरी के माइनस प्लेट से और एनोड को हमने बैटरी के प्लस प्लेट से जोड़ के रखा, ठीक है। कैथोड पे हमने उचित तरंग दैर्घ्य और उचित आवृत्ति का प्रकाश दिया और उसकी एनर्जी E = hν = hc/λ। ये इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम हो गया। अब होता क्या है, कार्यविधि, ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा इलेक्ट्रॉन निकला। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इनकी स्पीड कम होती, जैसे मान लो इसको मैंने नहीं लगा, बैटरी अभी स्टार्टिंग में हम नहीं लगाते, तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बहुत कम होती है। अब इलेक्ट्रॉनों की स्पीड को बढ़ाना है, तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे अलग से बैटरी लगाते हैं, माइनस प्लेट और प्लस प्लेट। माइनस प्लेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन तेजी से किस तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एनोड की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एनोड की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से हमको करंट मिलना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे। तो ये है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, उसका प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट, ठीक। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें जान लेना चाहिए, जो परिभाषाएं भी पूछी जा सकती है। तो इसमें पहला चीज़ है हमारा कार्यफलन। कार्यफलन किसे कहते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है, कार्यफलन किसे कहते हैं। तो कार्यफलन क्या होता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देना पड़ेगा। तो कार्यफलन कहता है वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है, उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। और इसको कभी कभी फाई से या W0 से प्रदर्शित किया जाता है। W0 से बताना है, देखो यदि धातु है तो धातु का कार्यफलन, यदि मान लो मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, धातु का कार्यफलन है, उसको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है और मैंने जो लाइट दिया वो लाइट 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रखता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कम से कम में 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बात समझ में आई ना। तो इससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे आप सीधा से ये समझ लो कि आपको PSC का सेकंड पेपर निकालने के लिए 33% की ज़रूरत है, कम से कम उतना तो चाहिए ही चाहिए, बात समझ में आई ना। तो वो न्यूनतम स्तर जिससे चीज़ें निकले वो उसका कार्यफलन। उसी तरीके से किसी धातु का कार्यफलन मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव हो, उसको हम क्या बोलते हैं, धातु का कार्यफलन बोलते हैं। इसको हम लोग फाई या W0 से बताते हैं, ठीक। दूसरी चीज देहली आवृत्ति, दूसरी परिभाषा है हमारा देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति हम लोग किसे कहते हैं, तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। अभी देखो, अब ये ऊर्जा जो है, प्रकाश की ऊर्जा, ये किसके कारण संभव होता है, इसके कारण। आवृत्ति तो होना चाहिए ना। यदि यहाँ पर लाइट जो हम देते हैं, इस लाइट की आवृत्ति, जैसे यहाँ पर 100 हर्ट्ज की ज़रूरत है और मेरे पास जो लाइट है वो 100 हर्ट्ज नहीं है, वो 70 हर्ट्ज है, तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कम से कम क्या होना चाहिए, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, यदि आपके पास 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो वो कम से कम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो, न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, उत्सर्जन संभव हो, उसको हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं। इसको ν0 से बताते हैं, न्यू टू दी के नीचे में 0। तो देहली आवृत्ति आप कैसे लिखोगे, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव हो, उसको हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। तीसरा चीज है हमारा देहली तरंग दैर्घ्य। तीसरा चीज है हमारा देहली तरंग दैर्घ्य। तो देहली तरंग दैर्घ्य हम लोग किसको बोलेंगे, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य। ये थोड़ा सा अधिकतम में आ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि E होता है hν और ये होता है hc/λ। तो ये तरंग दैर्घ्य अधिकतम होना चाहिए, इससे पार नहीं जाना है।
तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य, जिससे अधिक तरंग दैर्घ्य पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं देहली तरंग दैर्घ्य। समझ में आई परिभाषा? वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है, उसे हम बोलते हैं देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक, और देहली तरंग दैर्घ्य। और चौथा है हमारा निरोधी विभव। चौथा चीज निरोधी विभव। निरोधी विभव किसे कहेंगे? तो देखो, जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया, निगेटिव प्लेट को कैथोड से लगाया, पॉजिटिव प्लेट को एनोड से लगाया। ठीक है, तो निगेटिव प्लेट जब हम लोग कैथोड से लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा वहाँ पर क्या होती है, बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉनों की जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो चौथा है हमारा निरोधी विभव। निरोधी विभव हम लोग किसको बोलेंगे? अब जब एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, ये ऐसा लगाया, ये पॉजिटिव, ये कैथोड था हमारा और ये एनोड था हमारा। ठीक है, हमने लाइट दिया और बाहर की बैटरी को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया, माइनस और प्लस। तो ये माइनस कैथोड से लगा तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ी और वो तेज़ी से जाके एनोड्स के पास गए। अब इसको मैं पलट दूँ, ये प्लस और ये माइनस कर दूँ, तो अब ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और धीरे धीरे मैं ये वोल्टेज बढ़ा देते जाऊँ। मान लो एक्सपेरिमेंट है, मान लो ऐसा करता हूँ कि 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और मान लो ये 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट पे मान लो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रुक गया। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे निरोधी विभव, एक ऐसा विभव जो इलेक्ट्रॉन को रोक दे। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो निरोधी विभव वह विभव है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं निरोधी विभव। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहा, आज का बेसिक क्लास रहा, इंट्रोडक्शन का क्लास रहा, परिचय वाला क्लास रहा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो बच्चे मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, हालांकि अभी तक तो वैसा कोई डेट आया नहीं है और संभव है कि ये थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी लेट मत करो। धीरे धीरे आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखो। कोरोना का समय में भी सेम चीज़ हुआ था, पेपर जो था मेंस का बहुत लेट से हुआ था, पर जो लोग तैयारी में लगे हुए थे उनका पेपर आसानी से निकल गया था। तो ये समय भी आपके पास वैसा ही है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि पेपर लेट हो रहा है। मेंस में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे आप उसकी तैयारी में लगे रहें। और साइंस के सब्जेक्ट में तो स्पेशली ये है कि जो बच्चे साइंस ग्रुप के नहीं हैं उनके लिए साइंस का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है। मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिज़िक्स है। तो साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी आप कुछ विशेष ढंग से करो। जितना चीज़ सिलेबस में लिखा है सिर्फ उतने पे फोकस नहीं करना, आपको उसमें अंदर जाना है। जैसे सिलेबस में लिखा प्रकाश विद्युत प्रभाव, बस है ना, तो सिर्फ उतना नहीं पढ़ना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आपको उसके अंदर की बहुत सारी चीज़ों को पढ़नी है। और हम लोग यहाँ वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या क्या है, कैसा कैसा है, ताकि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी ना छूटे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी ना छूटे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।